अगर उस एग्जाम में किसी एक बंदे का भी सिलेक्शन हो रहा है तो वो मैं हो सकती हूं, ये कॉन्फिडेंस चाहिए आप। थिंक अबाउट कि आप एग्जाम में बैठे हो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये एकदम टेंशन में है, स्ट्रेस में है। जानते हो क्या होगा? रैशनल डिसीजन नहीं ले पाओगे, गोला कहीं और भरना है, कहीं और भर दोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी एक पेपर पे फोकस करते हैं और दूसरा पेपर हमारा एकदम बर्बाद हो जाता है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने सीसैट को इतना पढ़ लिया है कि सीसैट तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन हमारा जीएस जो है वो गड़बड़ हो गया है। इसको मैंने 4 फेज में डिवाइड किया है लेडीज एंड जेंटलमैन। सब्जेक्ट, देन योर करंट अफेयर्स, देन योर सीसैट एंड देन प्रैक्टिस टेस्ट। पार्लियामेंट्री कमेटी आपके लक्ष्मीकांत में भी दी हुई है, लेकिन क्या आपने इन सवालों को लगा के देखा है? 2013 में जो क्वेश्चन आया है, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी का कंपोजिशन, कितने मेंबर से मिलकर ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है। यहां इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फंक्शन क्या होता है पार्लियामेंट्री कमेटी का। यूपीएससी 2025 का फाइनल रिजल्ट आया, ये दोनों रैंकर्स मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आए। जानते हो इन दोनों में कॉमन क्या था? एट द वेरी यंग एज दे क्रैक्ड यूपीएससी जैसा एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। यस, इनफैक्ट प्री जो कि सबसे ब्रूटल होता है वो क्लियर किया, मेंस जो कि सबसे लंबा होता है वो क्लियर किया, फिर इंटरव्यू क्लियर किया एंड देन फाइनल लिस्ट में ये आ चुके हैं। इसने तो कॉलेज खत्म होते से एग्जाम प्री क्रैक कर लिया था एट द वेरी यंग एज, एज 23। इन्होंने जॉब के साथ साथ पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया। कहानियां एक से एक हैं। मैं भी चाहता हूं कि आप अपने इसी अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक करें और लाइफ में आगे बढ़ें। बट उसके लिए हमें क्या करना होगा, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ऑलराइट, मैं भी चाहता हूं कि आपकी मार्कशीट कुछ ऐसी दिखे। जब आप प्री क्वालिफाई करें तो आपका पेपर 1 100 प्लस हो, आपका सीसैट 70 प्लस हो और आपके मार्कशीट में लिखे क्वालिफाइड फॉर मेंस 2026। एंड आई लिटरली मीन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि अगर आप मेहनती हैं, लिटरली बहुत मेहनत पढ़ लिखे हैं, तो फिर आप मेंस लिखिए इस बार। बट इसके लिए हमें क्या करना है, और आपको ये विजुअलाइजेशन करनी है दैट यू आर क्लियरिंग दिस प्रीलिम्स दिस टाइम। ये विजुअलाइज करना है। लेकिन आपको पता ही है ना कि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 60 डेज बचे हुए हैं। ये वो 60 दिन है दोस्तों जहां पर अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स पसीना आ जाता है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे कैंडिडेट्स पीछे हट जाते हैं, हार मान लेते हैं। हमारे पास 60 डेज है। एंड इफ यू आर स्टडिंग डेली विथ कंसिस्टेंसी 10 आवर अ डे, देन you only have 600 hours if you are a full-time aspirant. And if you are preparing this examination with college or with job, then you only have 360 hours, which means you are studying almost 5 to 6 hours daily. Now, itna limited time bacha hua hai. I want you to focus on this 70 hours. What is 70 hours? I will tell you in the end of the video how this 70 hours can change your entire game, entire strategy, कि आप एग्जाम ओरिएंटेड कैसे आ पाओगे। ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इफ यू विल गिव मी योर 70 आवर, आई विल ट्रांसफॉर्म योर करंट सिचुएशन इनटू द बेस्ट सिचुएशन। ओके, लेकिन सबसे पहले दोस्तों, इस पूरे एग्जामिनेशन को फाइट करने के लिए ना हमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है। अब वो जानते हो क्या है? वो है एक राइट माइंडसेट और दूसरा राइट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। मतलब अगर हमारे पास राइट माइंडसेट है लेकिन सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी नहीं है तो भी आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी अच्छी है लेकिन हमारी राइट माइंडसेट नहीं है तो भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाओगे। राइट माइंडसेट का क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब यह है कि जब आपके आसपास ढेर सारी नेगेटिविटी है, जब आपके आसपास के लोग आपको प्रेशर दे रहे हैं, आपका अपना कमरा, आपका अपना माहौल, आपको अपने दोस्त यार, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ये बात हो रही है कि शायद तुम नहीं कर सकते हो, शायद तुमको अपने अंदर से भी आवाज आ रही होगी कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो। राइट माइंडसेट ये वो अप्रोच है कि इन सारे नेगेटिविटी को एक दफा हटा सकता है। राइट माइंडसेट वो टूल है जो कि आप एकदम क्लैरिटी के साथ आ सकते हैं और अपना नजरिया बदल सकते हैं, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं कि वो चीजें तो आएंगी, क्योंकि हम अपने आप को रिजल्ट से एसोसिएट कर रहे हैं तो वो चीजें हमें बार बार परेशान करेंगी। आपको अपने आप को रिजल्ट से एसोसिएट नहीं करना है। आपको सबसे पहले खुद पर यकीन रखना है, खुद पर विश्वास रखना है कि दैट मैं कर सकती हूं, मैं करूंगी। अगर उस एग्जाम में किसी एक बंदे का भी सिलेक्शन हो रहा है तो वो मैं हो सकती हूं, ये कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। ऑलराइट, सो द राइट माइंडसेट विल गिव यू क्लैरिटी, विल गिव यू कॉन्फिडेंस। समझ में आ रहा है? एक और चीज मैं आपको बताता हूं और ध्यान से देखिएगा।
कछुए खरगोश की कहानी तो हम कई दशकों से सुनते हुए आ रहे हैं और आपको भी पता है जीतता कौन है। क्यों ये जीतता है? बिकॉज इसके पास वो प्लानिंग होती है, इसके पास वो कंसिस्टेंसी होती है चलने की, इसके पास वो घबराने मतलब नहीं घबराने वाला एटीट्यूड होता है। लेकिन इसके पास ना कंसिस्टेंसी है, ना प्लानिंग है और हमेशा एंग्जाइटी में, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। ओनली दिस काइंड ऑफ स्पीशीज विल सक्सीड इन लाइफ, चाहे ये हो गए, चाहे मैं हो गए, चाहे आप हो गए। ऑलराइट, सो अप्लाई, डोंट बी दिस, okay, don't become rabbit, become tortoise. Slow and steady wins the race, and you know that, right? Now look at this, think about कि आप एग्जाम में बैठे हो और आपका ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये एकदम टेंशन में है, स्ट्रेस में है। जानते हो क्या होगा? रैशनल डिसीजन नहीं ले पाओगे, गोला कहीं और भरना है, कहीं और भर दोगे। ऑलराइट, जो क्वेश्चन आता भी होगा ना वो भी ब्लंडर करके आओगे, क्योंकि सही कुछ पता नहीं चलेगा स्ट्रेस में, और आपका दिमाग एकदम लाल, कनेक्शंस नहीं फील होगा, एमिगडाला पे कनेक्शन नहीं जाएगा, रिकॉल नहीं होगा आपको जो कि याद किए हो तुम। सोचो कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है ना स्ट्रेस का। तो लेना नहीं है। और वहीं पर अगर आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल काम कंपोज्ड माइंड पे हैं तो आपको डायरेक्ट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एमिगडाला पे, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन पे पूछेगा, जो भी आप रिकॉल करोगे याद आ जाएगा, आप क्लियरली कुछ सोच सकते हो, जो सवाल गलत भी हो रहा होगा उसको तुम ठीक कर सकती हो। तो फायदा किसमें है यार? तुमको भी पता है ना, काम स्टेट में ज्यादा फायदा है। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ। आई एम टेलिंग यू, यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। अब ये राइट माइंडसेट की बात हो गई। नाउ अब हम लोग बात करेंगे राइट स्ट्रैटेजी की। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी एक पेपर पे फोकस करते हैं और दूसरा पेपर हमारा एकदम बर्बाद हो जाता है। जैसे हमने जीएस पे फोकस किया लेकिन सी सैट में 2 मार्क्स से रह गया। ऑलराइट, फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने सी सैट को इतना पढ़ लिया है कि सी सैट तो क्वालिफाई हो गया लेकिन हमारा जीएस जो है वो गड़बड़ हो गया है। तो हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा, वो अप्रोच जो कि बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कोई आप डोमिनेट कर रहे हो एक सब्जेक्ट पे और ये सिचुएशन आ जाए। आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट यू टू डू दैट। ओके, हाउ विल यू बैलेंस इट? नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। The entire 60 days, I have divided the entire 60 days into 40 and 20 days. Okay? 40 and 20 days में हम इसको डिवाइड करेंगे, which means what? आप लगभग यहां पर एक बार रिवीजन करोगे और दूसरी रिवीजन आप यहां करोगे। Okay? Because now is the time where you have to revise maximum, ताकि यहां पर आपका स्टोर हो। अच्छा, दूसरी चीज, जब तुम रिवाइज कर रही हो, यहां पर स्टोर हो रहा है, तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि काम पोजीशन में चाहिए तो ही एग्जाम में रिकॉल होगा, वरना ये सब रिवाइज करने के बाद भी एग्जाम में अगर तुम्हें स्ट्रेस आ जाएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है रिवाइज करने का। बराबर ना। 40 डेज में हमें क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं रिवर्स इंजीनियरिंग करो। जहां तुम्हें पहुंचना है वहां से सोचो कि तुम कैसे तुम्हारी जर्नी होगी। 20 डेज यानी कि लास्ट के 20 डेज में तुम क्या करोगी, क्योंकि लास्ट का 20 डेज बैकवर्ड कैलकुलेशन डिसाइड करेगा कि 40 डेज में हम क्या करेंगे। लास्ट के 20 डेज में आप फ्राइडे से लेकर सैटरडे 2 दिन मिल रहा है। मैंने ऐसे डिवाइड किया है इसको, हर एक दिन को, हर एक सब्जेक्ट को 2 से 3 दिन दिए हैं लास्ट में। जैसे सबसे पहले हम स्टैटिक पोर्शन, मॉडर्न, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे स्टैटिक पोर्शन की हम रिवीजन करेंगे। मॉडर्न का 2 दिन, ज्योग्राफी का 3, इसका 3 और फिर इसका 3। उसके बाद जो हमारा डायनेमिक सब्जेक्ट है जो कि करंट बेस्ड है, उसमें 3, देन 2 एंड 2। ऑलराइट, और हर संडे को टेस्ट यानी कि 3 टेस्ट आपको पढ़ेंगे। अगला आपका एग्जाम डे है 24 तारीख को। ठीक है ना। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। पीवाईक्यू रिवीजन, पीवाई। लेकिन रिवाइज क्या करोगे? रिवाइज वो करोगे ना जब तुमको पता हो कि तुम्हारी गलती कहां हो रही है, और फिर उसको तुम एनालाइज करोगे, फिर रिवाइज करोगे। यहां तक पहुंचने के लिए तुमको वो 40 दिन में तुम्हें ऐसा प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि यहां वहां का जो आउटपुट है वो यहां का इनपुट होगा। समझ रहे हो? वहां से 40 दिन बाद जो तुमको आउटपुट मिलेगा वही इस 20 दिन का इनपुट होगा, तभी यहां से अच्छा आउटपुट निकलेगा आपके एग्जाम में। अंडरस्टूड? एग्रीकल्चर में आउटपुट इनपुट आता है ना, समझ में आ गया ना। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग अब बताने जा रहे हैं आपको राइट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएससी प्री 2026। इसको मैंने 4 फेज में डिवाइड किया है लेडीज एंड जेंटलमैन। सब्जेक्ट,
then your current affairs, then your CSAT, and then practice test. Now your daily schedule should also be divided into 3 to 4 parts. आपका भी डेली शेड्यूल कुछ ऐसा ही बनना चाहिए. अब देखिए, एक तरफ मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं. ओके, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे, इकोनॉमी, IR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑलराइट, साइंस एंड टेक. अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा. हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 40 डेज का टाइम है. अब हम करेंगे क्या उसमें. ओके, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम स्टैटिक सब्जेक्ट ले लेते हैं. ऑलराइट, स्टैटिक सब्जेक्ट में आपको पॉलिटी उठा लेते हैं. ठीक है, बार बार पॉलिटी का एग्जाम्पल हम लोग देते हैं. ज्योग्राफी उठा लेते हैं. ठीक, ज्योग्राफी. अब ज्योग्राफी में क्या करना है, आपको सबसे पहले 3 चीजें करनी है, बेसिक्स अपने कवर करने हैं. ठीक है, तो आपने उठाया ज्योग्राफी और आपने आज सोचा कि मैं आज क्लाइमेटोलॉजी पूरा पढ़ लूंगी. आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लिया. ठीक है, मान लीजिए कि आपने अपना बेसिक पढ़ लिया. ठीक है, उसके बाद फिर आप PYQ सॉल्व करेंगी, जिससे यह पता चलेगा उस बेसिक्स में से एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, कैसे पूछता है. PYQs आर दी होली ग्रेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप इग्नोर करेंगे, एग्जामिनर आपको इग्नोर कर देगा. प्लीज इग्नोर मत करिए इसको. नाउ नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स. ठीक है, नेक्स्ट इज करंट अफेयर. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ज्योग्राफी को 6 दिन दिए हैं, जिसमें से आप लगभग 3 दिन दीजिए, 3 दिन 4 दिन आप दे सकते हैं स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करने में, और 2 दिन दीजिए उसी सब्जेक्ट का करंट अफेयर पढ़ने में. ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि करंट अफेयर आखिर आ कहां से रहा है. ठीक, करंट अफेयर के लिए आपको 1.5 ईयर्स की कंपाइलेशन करनी है, और हम वो कंपाइलेशन करवाते हैं, पूरी ईयरली कंपाइलेशन. ओके, जो हमारा बैच है, जो रैंकर्स बैच है, उसमें हम लोग करवाते हैं. ठीक है, ये चीज हो गई. उसके बाद फिर आपका CSAT आएगा. ठीक, क्या आएगा CSAT में मैं आपको बताऊंगा. फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग जैसे मान लेते हैं पॉलिटी पे आते हैं. तो पॉलिटी का जो बेसिक है, जैसे मान लीजिए आपने कहा पॉलिटी को आपने 6 दिन का टारगेट दिया. ठीक, जिसमें से आपने 4 दिन दिए अपने स्टैटिक के रिवीजन को और 2 दिन दिया अपने करंट अफेयर को. ठीक है, स्टैटिक का रिवीजन हम PYQ से करेंगे. कैसे करेंगे, फर्स्ट हाफ में आप फंडामेंटल राइट, आप एक क्लब ग्रुप बना लीजिए. फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, प्रियम्बल, ये सब मैं एक ग्रुप बना लेती हूं. ठीक है, आप उसको रिवाइज करिए अपने नोट्स वगैरह से, जहां से भी आपको रिवाइज करना है. रिवाइज करने के बाद आप PYQ लगाइए. ठीक है, जैसे आप PYQ लगाती हैं आपको खुद पता चलेगा कि कहां मिस्टेक हो रही है, कहां नहीं हो रही है. आप नोट कर लीजिए इसको. ठीक है, ओके. उसके बाद फिर आप करंट अफेयर पढ़ेंगी. इससे क्या होगा कि जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो और साथ में वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको इंटरलिंकिंग पता चलेगा, अपडेट रहोगे आप. ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप ज्योग्राफी का पढ़ रहे हो और इधर करंट अफेयर आप एनवायरनमेंट का या फिर साइंस एंड टेक का कर रहे हो. ठीक, तो पॉसिबल तो ऐसे भी है, लेकिन बढ़िया तरीका से ये है कि जो सब्जेक्ट का आप PYQ कर रहे हो, बेसिक्स कर रहे हो, उसी सब्जेक्ट के साथ हम करंट अफेयर भी ईयरली करते हुए चलें. ठीक है, अब तो ईयरली आ चुका है. यहां से करके आपको एक बहुत ही ज्यादा आपका अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी. ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है मेरी, क्योंकि प्री के एग्जाम में स्ट्रेंथ जानना बहुत जरूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे सब्जेक्ट आपके पास हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स में आपका स्ट्रेंथ कौन है, आपका बेस्ट 4 कौन है, आप आंख बंद करके बताइएगा. मुझे कमेंट कर सकते हैं आप कि आपका बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स कौन कौन सा है. ऑलराइट, एंड देन उसी पर आपको खेलना भी है, क्योंकि अब अगर किसी सब्जेक्ट को अपना बेस्ट बनाने का टाइम चला चुका है. समझ में आ गया. सो दिस इज हाउ यू मेक. सेम गोज टू एनवायरमेंट. अगर एनवायरमेंट को आपने 5 दिन दिया हुआ है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, ओरिएंटेड है, तो एटलीस्ट आप इसको 3 दिन दीजिए पूरे साल का करंट अफेयर कवर करने में, और 2 दिन दीजिए इसके PYQs को करने में. ठीक है, पूरा PYQ, विच मीन्स कि आपको PYQ लगभग 15 साल के लगाने हैं. यानी कि आपको टोटल 1500 PYQs लगाने हैं, और बेर मिनिमम लगभग 300 से भी ज्यादा करंट अफेयर्स को पढ़ना पड़ेगा. नाउ ये थोड़ा सा लोड हो सकता है आपके लिए, लेकिन हम इसको करवा रहे हैं अपने रैंकर्स प्लस बैच में. ओके, रैंकर्स बैच में अपने करवा रहे हैं. एनीवेज, अब CSAT में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा. अभी टेस्ट कब करना है, टेस्ट हम तब करेंगे, ये टेस्ट सीरीज हम तब लगाएंगे, चाहे वो सेक्शनल हो गया या फिर हमारा फुल लेंथ टेस्ट हो गया. टेस्ट सीरीज हम कब लगाएंगे, जब आपने बेसिक पढ़ लिया, जब आपने PYQ लगा लिया. ठीक है, और जब आपने करंट अफेयर कर लिया. ठीक, ये तीनों जब टास्क हो गया है, तब हम यहां पे टेस्ट लगाएंगे. तब टेस्ट लगाने का मतलब है. ओके, अब अगर हम CSAT लगाएंगे,
सीसेट में आपको आपका स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है या इंग्लिश है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको सबसे पहले सबसे तेज उस सेक्शन से सॉल्व करना है ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। ऑलराइट, क्योंकि टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्री एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छा है तो आप लॉजिकल रीजनिंग पे खेल सकते हैं और यहां पे टाइम सेव कर सकते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके। तो मैक्सिमम टाइम आप लगा सकते हैं मैथ्स पे और फिर अपने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे। इसको अटेम्प्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है PYQs ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। ओके, लास्ट के 10 ईयर के PYQs पे धीरे धीरे आप लगाते जाइए। ऑलरेडी जो हमारा रैंकर्स बैच है उसमें वर्धमान सर की क्लासेस हम टॉपिक वाइज दे रहे हैं, फिर ईच एंड एवरी क्लास ऑफ क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग। ओके, ये हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस टेस्ट में, टेस्ट सीरीज में। जब भी आप टेस्ट लगाएं तो सबसे पहले आप ये कवर करेंगे जो मैंने आपको बताया है, उसके बाद आप टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट में सबसे पहले हम टॉपिक को मतलब टेस्ट देकर आएंगे, उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, और फिर रिवाइज करेंगे। ओके, एनालाइज कैसे करेंगे हम टेस्ट को कि हमारा मिस्टेक्स किस टॉपिक्स में ज्यादा हो रहा है। एक पैटर्न हम देखेंगे कि मेरा पैटर्न कहीं बार बार मैं प्रेसिडेंट में, बार बार क्लाइमेटोलॉजी में, बार बार पोल्यूटेंट में, बार बार मैं जनरल साइंस में दिक्कत हो रही है। तो ये पैटर्न जब तक एनालाइज नहीं होगा, और इससे क्या होगा, ये सारी चीजें जब आप करेंगे और जो भी इसका आउटपुट आएगा, समझ में आ गया, जो इसका आउटपुट आएगा, जो आप रिवाइज करोगे, जो आप एनालाइज करोगे, जो इसका आउटपुट आएगा, वही आउटपुट आप लास्ट 20 डेज में इंप्लीमेंट करोगे, वो इसका इनपुट होगा। समझ रहे हो कि वही तुमको एक डायरेक्शन देगा कि अब मेरे को इस 20 दिन में क्या करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है अपनी अब इस स्ट्रैटेजी को। आई होप ये लाउड एंड क्लियर है, हर एक सब्जेक्ट को हम कैसे अप्रोच करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हिस्ट्री हम हटा दें, आप उड़ा सकते हैं हिस्ट्री को, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री उड़ा रहे हैं अगर आप, तो मेक श्योर कि अगर आप पॉलिटी को रख रहे हैं तो पॉलिटी के 90% क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि ये हिस्ट्री वाला टाइम में आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, दैट इज द रियल गेम गाइज। ठीक है, समझ में आया? नाउ ये जो मैंने आपको बताया है, अभी मैं इसके बारे में जिक्र करता हूं। ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये PYQs हैं। ओके, ये सारे PYQs हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, यही एग्जामिनर माइंडसेट है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये क्योंकि हम लोगों ने रिसेंटली ये लॉन्च किया है रैंकर्स बैच। रैंकर्स बैच क्या है? ये है प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम फॉर UPSC CSE 2026, जो कि मैं 70 आवर्स के बारे में मैंने बात की थी ना, वो यही 70 आवर्स है। राइट, 2 प्रोग्राम लॉन्च है, इसमें 2 सेगमेंट है, एक रैंकर्स रिवीजन बैच और रैंकर्स रिवीजन प्लस बैच। इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको दिखाता हूं। क्या क्या आपको मिलेगा यहां पर आप देख सकते हैं। 40 डेज लगातार, 25 तारीख से ये बैच स्टार्ट है, 25 मार्च से लेकर, और 30 अप्रैल तक लगातार हमारी क्लासेस होंगी, और वो भी रिवीजन की क्लासेस। क्लासेस में होगा क्या, इसका एडमिशन लगभग 6 अप्रैल तक है, लेकिन आप 6 अप्रैल का वेट मत करिएगा, जैसे दिखा वैसे तुरंत एनरोल। ओके, है क्या इसमें ध्यान से अगर हम देखेंगे, ये हमारा बैच रैंकर्स बैच में, जो रैंकर्स बैच है उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। आपका अवेलेबल है इसमें 70 आवर्स की क्लासेस, 32 रिवीजन क्लासेस हैं, ठीक है, जिसमें कि 19 PYQ के सेशंस हैं और 13 करंट अफेयर के सेशन है। हम लोग 300 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे करंट अफेयर के, और प्रिडिक्ट करेंगे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 500 करंट अफेयर के MCQs हैं और 10 फुल लेंथ टेक्स्ट हैं। आपको इसमें फ्री PYQ की माइक्रो थीम बुकलेट मिलेगी और मेंटोरशिप और डाउट सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये जो मीडियम है इसका इंग्लिश और हिंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ऑलराइट, जो रैंकर्स प्लस बैच है, इसमें जो भी हमारे रैंकर्स बैच में था उसमें वो सारी चीजें आपको मिलेगी, प्लस आपको 1-to-1 मेरी पर्सनल मेंटरशिप और प्रायोरिटी सपोर्ट, डायरेक्ट एक्सेस एंड पर्सनल स्टडी प्लान ट्रैकिंग मिलेगा इन दोनों का। समझ में आ रहा है? सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप इन दोनों में से किसी बैच में एनरोल करते हो तो आप CSAT बैच जो हमारा CSAT बैच है 1499 का, उसको आप 70% डिस्काउंट पे एक्सेस कर सकते हो इन ओनली 399। ओनली 399 में आपको मिल सकता है, वो हम आपको कोड देंगे जब आप इस प्रोग्राम में एनरोल करोगे तो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? नाउ
ये आपके पास टाइम बचा हुआ है जैसे मैंने आपको कहा था, और ये जो हमारा 70 आवर्स है, इस 70 आवर्स को हम ऐसे निकालेंगे। ये डिटेल माइक्रो टाइम टेबल है, ये सब्जेक्ट वाइज है, यहाँ लेक्चर्स हैं, ये डेट है, उसके बाद ये ड्यूरेशन है, और फिर ये रैंकर्स बैच बाय मार्गदर्शन आईएएस। सब्जेक्ट आईआर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 25 मार्च यानी कि वेंसडे को हम पीवाईक्यू लेंगे, और पीवाईक्यू का मतलब क्या है, लगभग हम लगभग हर एक सब्जेक्ट से हर महीने हर साल लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस तो पीवाईक्यू में आते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट से 200 पीवाईक्यू पिछले 15 सालों का, कुल मिला के हम 1500 पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे लाइव। हम आपको बताएंगे कि मेथडोलॉजीज क्या हैं, कैसे अटेम्प्ट किया जाए, टेक्निक्स क्या हैं, कैसे क्वेश्चंस का ट्रेंड चेंज हुआ है, लाइव हम लोग सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू। 3 सेशंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो मैंने यहां बना रखा है। क्या है? पीवाईक्यू 25 मार्च वेंसडे को, फिर थर्सडे को करंट अफेयर्स करेंगे आईआर का, फिर 27 को हम पीवाईक्यू करेंगे, फिर 28 से हम करंट अफेयर करेंगे। इन 4 सेशंस में हम आईआर को रिवाइज करके फिनिश करेंगे। उसके बाद हम आएंगे इकोनॉमी और एग्रीकल्चर पे, जो कि बड़ा है, इसलिए हमने 1 2 3 पीवाईक्यू के सेशंस रखे हैं और 2 करंट अफेयर के सेशंस रखे हैं। ऐसे ही करते करते ये ज्योग्राफी है, फिर पॉलिटी है, देन उसके बाद हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। आपका जो खत्म हो रहा है वो 30 अप्रैल को खत्म हो रहा है। क्लासेस 6 से 8 बजे तक चलेंगी। संडे को मैंने क्लास नहीं रखी है, संडे को आपका टेस्ट है, टेस्ट 1 2 3 4 5 फुल लेंथ टेस्ट है आपका, यानी कि हमारा 29 मार्च, 5 अप्रैल, 12, 19, 26 को जीएस और सीसैट का है। ये टेस्ट आपको मिलेगा। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, जहां पे लैंग्वेज हम इंग्लिश और हिंग्लिश यूज करेंगे। 50% ऑफ द कंटेंट ऑलरेडी हिंदी में अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। ओके, दिस इज द टाइम टेबल फॉर यूपीएससी सीएससी 2026, 60 डेज का, 40 ये, 20 जो मैंने आपको दिखाया था। अगर हम ये अच्छे से करते हैं, ये रिगरस है, ये लास्ट मिनट है। अब वो टाइम चला गया कि अब आप बैठ के लाइव लेक्चर देख रहे हैं और कुछ नया टॉपिक कर रहे हैं। अब टाइम आ चुका है रिवाइज करने का। रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नाउ जो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूं पीवाईक्यू के, फॉर एग्जांपल ये पार्लियामेंट्री कमेटी है। इस कमेटी से यूपीएससी ने 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। शुरू से देखते हैं। 2013 में आया था, 2014 में, फिर 2018 में, 2019 और 2024। पार्लियामेंट्री कमेटी आपके लक्ष्मीकांत में भी दी हुई है, लेकिन क्या आपने इन सवालों को लगा के देखा है? 2013 में जो क्वेश्चन आया है वो पूछ रहा है पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी का कंपोजिशन, कितने मेंबर से मिलकर ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है। यहां इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फंक्शन क्या होता है पार्लियामेंट्री कमेटी का। फिर उसको लिंक किया है कैग से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर उसको बोला है कि फाइनेंस अकाउंट्स में क्या इसका रोल रहता है। ठीक है, फिर आगे हमारा 2014 में क्या पूछ रहा है पार्लियामेंट्री कमेटी से? ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी। तो आप कहेंगे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी इज द लार्जेस्ट। लेकिन बाकी जो है कमिटीज, उससे क्या क्वेश्चन बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे उसके ऑप्शन से। उसके बाद 2018 में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 18 में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कमेटी है जो कि ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस करती है, जो कि रूल्स चेक करती है, रेगुलेशंस चेक करती है, लॉ चेक करती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है? तो आप कहेंगे कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, बट क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम फ्रॉम द इनकरेक्ट ऑप्शंस एज वेल। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, यहां से क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। यही सारी चीजें हम करवाएंगे किसमें? अपने रैंकर्स बैच में। उसके बाद 2019 का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये पूछ रहा है कि भारत में कौन सा इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जो कि टेलीकॉम, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी को इंडिपेंडेंटली रेगुलेट करता है। तो आप कहेंगे एडहॉक कमेटी बनाई जाती है, फिर पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी रहती है। बट ये कमेटी क्या करती है? फाइनेंस कमीशन क्या करता है? फिर नीति आयोग क्या करता है? ये भी तो है ना, यहां से भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद 2024 में इन लोगों ने पूछा एथिक्स कमेटी के ऊपर। एथिक्स कमेटी इन लोकसभा, ये क्या होता है? ये करंट अफेयर के बेस पे है। ठीक है, हु कैन कंप्लेन, कौन कंप्लेन कर सकता है, सब जुडिस लिमिटेशन है कि नहीं है इसमें, इस तरीके के क्वेश्चंस। तो अगर आपकी पढ़ाई पॉलिटी की ऐसे नहीं है तो फिर यू हैव टू थिंक अबाउट इट।
सो दिस इज द लास्ट चांस टू एनरोल। ज्वाइन करो, 25 में से हमारा स्टार्ट होने वाला है। जैसे ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी में फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप 2012 का ये क्वेश्चन, उसके बाद 2024 का ये क्वेश्चन और 2011 का ये क्वेश्चन आप इजीली समझ पाओगे। फोल्ड माउंटेन्स कहाँ हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कहाँ हैं, किसको कहते हैं, आप खुद ही पूछ रहा है। रीजन क्या है, नेम ऑफ द माउंटेन रेंज क्या है, टाइप ऑफ माउंटेन क्या है, फोल्ड किसको कहते हैं, ब्लॉक किसको कहते हैं, और कहाँ पर ये सिचुएटेड लोकेटेड है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हजारों सालों से ये माउंटेन पड़े हुए हैं, है ना। और यूपीएससी तो अभी आज़ादी के बाद से चालू हुआ है ना, ये सारी की सारी चीज़ें, है ना, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो ये तो स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन हम इसमें भी गलत करते हैं। ओके, कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी स्टैटिक ही है ना। भारत की आज़ादी अब चेंज तो नहीं हो सकती, कहानी जो थी वो है। अब देखिए कैसे सवाल आ रहे हैं 2016 में, 15 में, 19 में, 23 में, एक ही टॉपिक से, स्वदेशी मूवमेंट। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट से अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 2016 में पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा स्ट्रगल था फ्रीडम का कि जिसमें लोगों ने स्वदेशी और बॉयकॉट जैसी चीजें अडॉप्ट की। तो आप साफ साफ कहेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है, वो पूछा। फिर ये पूछा 2015 में कि इनमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट था जहां पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। सेम चीज है, स्वदेशी मूवमेंट में ही अलग हो गए थे। फिर आपसे ये पूछ रहा है कि अब आप बताइए कि स्वदेशी मूवमेंट जब आया, जब लोगों ने बॉयकॉट किया, जब लोगों ने उसको स्वदेशी बनाया, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या रहा। क्या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनी थी, क्या आर्टिजन के आमदनी में कुछ रिवाइवल आया था, बिल्कुल आया था। उसके बाद 2023 में आपसे क्या पूछ रहा है, अच्छा ठीक है, जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो क्या कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट भी हुआ था, कोई प्रतीक भी माना गया उसको, बिल्कुल माना गया कि 7 अगस्त को डिक्लेयर किया गया नेशनल हैंडलूम डे और उसी दिन स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं गाइज। आई होप कि अब आप रेडी हैं रैंकर्स बैच में आने के लिए। डिसीजन आपका है कि आपको प्लस में आना है या रैंकर्स बैच नॉर्मल में आना है। आपको टिकर चल रहा है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और आप इजीली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बैच स्टार्ट है हमारा 25 अप्रैल, एंड होगा 25 मार्च, एंड होगा 30 अप्रैल। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 6 है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास सीट बहुत लिमिटेड है। वी ओनली हैव 100 सीट्स, ओनली लिमिटेड फॉर 100 सीट्स फॉर ईच बैचेस, दैट इज इट। क्योंकि ये लास्ट बैच है और ये रैंकर्स बैच इसीलिए हम लोग बनाए क्योंकि यहाँ से रिजल्ट ले आने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। ये सीसैट का है, अगर आप इसके साथ सीसैट लेते हैं, ये सारी चीजें आपको कुछ रिकॉर्डेड, कुछ लाइव मिलेंगी, जो कि ऑलरेडी वर्धमान सर ले रहे हैं, विथ एनोटेशंस के साथ, विथ वर्कशीट के साथ। अलॉन्ग विद दैट आपको क्लैरिटी मिलेगी। स्पेसिफिकली मैथ्स वाला जो एरिया, हर एक चीज रिकॉर्ड की गई है आपके लिए, चाहे वो नंबर सिस्टम, रिमाइंडर थियरम, परसेंटेज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरीथिंग हैज बीन देयर। अच्छी क्लासेस हैं, बहुत मजा आएगा आपको इसको करने में। ऑलराइट, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि कितने का ये बैच है। ये बैच दोस्तों 100 सीट्स अवेलेबल हैं, जहां पर सिर्फ 2100 का है, ओनली 2100, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल, जहां पर हमें इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। आपको कोड यूज करना है रैंक 2026। नीचे कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहां जाइएगा, वहां जाके रैंकर्स बैच नॉर्मल अगर आपको लेना है तो कोड यूज करिएगा रैंक 2026, आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप एनरोल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको 1-to-1 मेंटोरशिप के साथ चाहिए, जिसमें कि मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप भी हो, तो वो है 3100 का, जहां पर आप कोड यूज करेंगे टॉप रैंक। ओके, टॉप रैंक कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और डिफरेंस आपके सामने यहां पे दिया हुआ है। ओके, आई होप कि ये क्लैरिटी आ गई होगी। राइट नाउ आई विल सी यू इन माई फर्स्ट क्लास, जबकि हम लोग मिलेंगे 25 तारीख को, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव और मैं बहुत एक्साइटेड हूं इसके लिए। देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल ज्वाइन करेंगे उस ग्रुप को, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई विल सी यू इन द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ रैंकर्स बैच। एंड नाउ आई एक्सपेक्ट कि जो मैंने पहले बात की थी कि जो रैंकर्स मेरे से मिलने आए थे, मैं भी चाहता हूं कि आप एग्जाम को क्रैक करें इसी अटेम्प्ट में, और मुझसे भी आप ऑफिस में मिलने आए। मैं भी आपकी भी स्टोरी इसी तरीके से लोगों को बताऊंगा, इंस्पिरेशन होगी, ताकि आप वो मिस्टेक ना करें। ये जितने भी रैंकर्स थे, इन लोगों ने जो मैंने अप्रोच बताई है वो एग्जैक्टली उन्होंने वैसे ही किया है। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।